आई थिंक मैंने 8 से 10 साल बैगिंग की है। कराची में डिफरेंट सिग्नल्स पर, चौराहों पर, शॉप्स, मार्केट्स घूमती थी मैं। जब मैं लोगों को बोलती थी मैं मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ती हूँ, तो लोग समझते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो समझते कि जो ख्वाजा सरा होते हैं वो रूप धार के रोज़ी की खातिर ऐसा काम करते हैं। तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। बस यही था कि हम कच्ची आबादी में रहते थे, वहाँ के अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते थे। मसलन कि हमारे लिए अंधेर नगरी चौपट राज वाली ज़िंदगी थी जो मैंने गुजारी। लोग मार देते थे, पर्स छीन लेते थे, बदतमीज़ी करते थे, वो सारी चीज़ें मैंने फेस की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। पाकिस्तान का रोशन चेहरा निशा राव, ट्रांसजेंडर से वकील बनने तक का सफर कैसे उन्होंने पूरा किया। निशा राव 28 साला एक ख्वाजा सरा हैं। उन्होंने लाहौर में मैट्रिक का इम्तिहान पास करके लाहौर से भागकर वो कराची आ गई। क्यों कराची आई, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी कराची में, किस तरीके से उन्होंने अपनी लॉयर की डिग्री हासिल करी, किस तरीके से उन्होंने आगे सोचा कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराहों के लिए एक और कदम और अच्छा कदम उठाया जाए। आज पूछते हैं निशा राव से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे निशा? मैं बिल्कुल ठीक। किस तरीके से इस फील्ड में ज्वाइन हुए, कैसे पता चला कि आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो? वो तो मुझे बचपन में ही थोड़ा सा नॉलेज हो गया था। जब मैं 5th और 6th क्लास में थी, लोगों का बुलिंग करना, मुझे अजीब अजीब नामों से पुकारना और मुझे गौर से देखना, और मेरे मसलन के शुरू से मुझे फील हो गया था कि मैं कोई इनसे मुख्तलिफ हूँ, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से। तो मैंने काफ़ी टाइम डिस्कस करने की कोशिश की अपनी फैमिली से, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जब लास्ट में मुझे पता चला कि मैं 3rd जेंडर हूँ तो मुझे डिप्रेस हुआ। मैंने अपनी एजुकेशन को मूव कर दिया, छोड़ दिया, डिप्रेस हो गई। अजीब अजीब सी मैं सोचें मुझे आने लग गई। तो मुझे फील हो गया था कि मैं कोई 3rd जेंडर हूँ, मैं प्रॉपर लड़का या लड़की नहीं हूँ। निशा, ये बताएं कि लाहौर से कराची आना कैसा लगा? मैं अपनी फैमिली में रहती थी, बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। मैं घर वालों का स्ट्रिक्टली रवैया, और मैं समझती थी कि वो मेरे साथ सही नहीं है, या मैं ख़ुद को ये समझती थी कि आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूं। बस ऐसी सोच लेके घर से भागी थी मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं कराची आ गई। निशा, जब कराची आए तो कहाँ रिहाइश ली, किस तरीके से, नया चेहरा, नए लोग, नया शहर, किस तरीके से मैनेज किया इन सबको? जिन दोस्तों के साथ में आई थी वो भी पढ़ती थी, फ्रांस थी वो भी, और वो पहले से यहाँ कराची उनका आना जाना था। मैं तो फर्स्ट टाइम उनके साथ भाग कर आई थी। तो कैंट स्टेशन के साथ कच्ची आबादिया हिजरत कॉलोनी, वहाँ पर हमने आकर स्टे किया। तो हम अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ रहते थे। तो बहुत ज़्यादा शुरू में मुझे अजीब सा फील हुआ, क्यों मैंने फैमिली को फ़र्स्ट टाइम छोड़ा था। तो माँ बाप का प्यार इन लोगों में ढूंढने की कोशिश करती थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स। निशा, कराची के अंदर कैसे ज़िंदगी स्टार्ट करी? कराची में जो ज़िंदगी थी, मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसान जब घर से भाग के आता, उसकी एज बहुत कम हो। आई थिंक मेरा ID कार्ड नहीं था, मैट्रिक मेरी एजुकेशन थी। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, कोई यहाँ पे फंडिंग सिस्टम नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। लेकिन मेरी कम्युनिटी के लोगों ने फोर्स किया कि हमारा फ्यूचर सिर्फ भीख मांगना ही है और यही हमें करना है। तो फिर भी बस उन्होंने फोर्स किया, तो फिर मैं उनके साथ बैगिंग ही स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में मुझे मांगना नहीं आता था, किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उस ख़ानदान से थी जहाँ पर गरीबों को दिया जाता है, और मैं एक भिखारियों वाली लाइफ पर आ गई। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। क्यों मैंने अपने साथ खुद इस तरह किया था, फैमिली छोड़ के, और मैं अपनी कम्युनिटी में आ गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे। जब एक इंसान अपना घर छोड़ता है तो उसको रहने के लिए घर चाहिए होता है, खाने के लिए कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, और फिर घर का किराया, और फिर बस ये सारी चीज़ों में मैं पूरे 2-3 साल बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। निशा, कितने साल आपने भीख मांगा, रोडों पे लोगों के ताने सुने? क्या ताने थे, किस तरीके से दुश्वारी वाली ज़िंदगी थी वो? आई थिंक मैंने 8 से 10 साल बैगिंग की है। कराची में डिफरेंट सिग्नल्स पर, चौराहों पर, शॉप्स, मार्केट्स घूमती थी मैं। जब मैं लोगों को बोलती थी
मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ती हूँ, तो लोग समझते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो समझते हैं कि जो ख्वाजा सर होते हैं वो रूप धार के रोज़ी की खातिर ऐसा काम करते हैं, तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते थे, बहुत अच्छे होते थे, वो मेरी बात को समझते थे, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। लोग धुतकारते थे और नफ़रत की नज़र से देखते थे। बस यही था कि हम कच्ची आबादी में रहते थे, वहाँ के जो मंशियात फरोश या अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते थे। मसलन कि हमारे लिए अंधेर नगरी चौपट राज वाली ज़िंदगी थी जो मैंने गुजारी। लोग मार देते थे, पर्स छीन लेते थे, बदतमीज़ी करते थे, वो सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। फिर जिंदगी में वो रोशनी का दिया कब जला? 2-3 साल वेस्ट हो गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी तो मैं अच्छा मांगने भी लग गई हूँ, क्यों ना मैं अपनी एजुकेशन को दोबारा से शुरू करूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे दोबारा से एजुकेशन करनी है, तो वो बोलते पागल हो, अब तुम अपना आने वाली ज़िंदगी सोचो, पैसे जमा करो ताकि तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ना है, अल्लाह ने मुझे हाथ दिए, मैं सलामत हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं बेकारियों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। तो फिर मैंने प्राइवेट इंटर किया। शाम में मैं पढ़ने चली जाती थी, सुबह में वही रूटीन वर्क से जैसे भीख मांगने जाती हैं हम लोग तैयार होकर, मैं उसी तरह जाती थी। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से BA किया इसी तरह। फिर मैंने जब IR में मास्टर किया तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कोई लीडरशिप है, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्यों मैं मास्टर लेवल पर चली गई हूँ। तो फिर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करने लगी, इनके लिए पुलिस स्टेशंस जाती थी, हॉस्पिटल्स जाती थी और इनके जो इश्यूज़ होते थे उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करती थी। इसी तरह जब मेरा IR में मास्टर हो गया तो फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि तुम लॉ कर लो, तो मैंने बोला मैं लॉ नहीं कर सकती, बहुत टफ है। उन्होंने बोला कि अगर तुम लॉ करोगी तो हर तरह की तुम्हें जो प्रॉब्लम्स होंगी तुम फेस कर लोगी। तो उनके कहने पे फिर मैंने 2015 में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लिया और 2018 में फिर मुझे वहाँ से डिग्री मिली थी। लॉ भी हो गया, जिंदगी में उम्मीद की किरण भी आ गई, आगे फर्दर क्या प्लान? फर्दर तो अभी यही है कि माई ड्रीम इज़ लाइफ इज़ टू बिकम अ जज। मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जज लग जाऊँ। आई थिंक इसके अलावा मैं अभी MPhil स्टूडेंट हूँ। मैं रेगुलर कराची यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में पहली दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी में भी और पाकिस्तान में भी कोई LLM MPhil कर रहे। आज तक कराची यूनिवर्सिटी में कोई ट्रांस इस तरह नहीं थी कि इतनी बड़ी एजुकेशन के लिए वहाँ पर उसने अप्लाई किया। और मैं कराची यूनिवर्सिटी का थैंक्स करती हूँ इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे एडमिशन दिया। तो अभी बस इन फ्यूचर्स मेरे प्लान्स हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट सोसाइटी NGO रन कर रही हूँ। इसके प्लेटफॉर्म पर इतने ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं जिनको मैं एजुकेट करती हूँ, स्किल्स की तरफ लेकर आती हूँ ताकि वो निशा की तरह रोडों पर बैगिंग ना करें, बल्कि वो स्किल्स लें और जाके इज़्ज़त के साथ सोसाइटी में जॉब्स कर सकें। मेरे पास अभी बहुत से इदारे ऐसे हैं जो ट्रांस को एजुकेशन भी दे रहे हैं और ट्रांस की जॉब्स के लिए भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इन फ्यूचर कमिंग मंथ में हम इनके लिए शेल्टर होम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे जो इंटीरियर सिंध या इंटीरियर साउथ से जो ट्रांसजेंडर्स आएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि ख्वाजा सर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर सकें। तो नाज़रीन, ये थी निशा राव जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए शेल्टर होम का भी इफ्तिताह बहुत जल्द करने वाली हैं ये, और ये क्लिनिक भी चला रही हैं स्किन का, और बहुत से इदारों में अपना लोहा मनवा रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।